हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो हम सीखने जा रहे हैं कि भाई जब अम्ल और अक्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, और इसको हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो देखिए कि भाई जब भी अम्ल और अक्षार है उनकी जब भी अभिक्रिया होती है तो हमेशा याद रखना है वहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक लवण मिलेगा और साथ में हमें क्या मिलेगा, जल मिलेगा। ठीक है, तो इसी अभिक्रिया को हम क्या नाम देंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो एक्चुअल में उदासीनीकरण या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया होती क्या है, इसको हम सीखने जा रहे हैं। तो उदासीनीकरण जब अम्ल द्वारा अक्षारक का प्रेक्षित प्रभाव, मतलब कि भाई जब अम्ल द्वारा कोई भी जो अक्षार है उसको जब उसके साथ मिलाया जाता है तो अम्ल तो अक्षार के प्रभाव को समाप्त कर देता है, और ऐसे ही अक्षार क्या करेगा, अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देता है। और उन दोनों के समाप्त करने के बाद में क्या बचेगा, लवण और जल बच जाते हैं। इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, हमारा बेस होता है, अक्षार होता है, ये हमारा अम्ल है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों जब एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेंगे तो इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो किसके साथ में जाके जुड़ जाएगा, नेगेटिव के साथ में, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। और ऐसे ही OH किसके साथ में जाके, H के साथ में, यहाँ से हमें क्या, जल मिल जाएगा। मतलब क्या है, Na पॉजिटिव पार्ट है इसमें, Cl नेगेटिव पार्ट है, सॉरी Cl नहीं है, इसके साथ में OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए OH ले लेते हैं, इसके साथ में OH क्या है, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट है। ऐसे ही प्लस में HCl, ये क्या है, H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। तो Na किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ में, OH किसके साथ में, H के साथ में। तो अभिक्रिया करने के बाद में हमें NaCl और प्लस में क्या मिल जाएगा, H2O। NaCl क्या होता है, हमारा लवण होता है। ठीक है ना, तो ये तो थी हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब आगे बारी आती है, छोटी छोटी ये 2-4 लाइनें हैं कि भाई जब भी दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल या फिर दुर्बल अक्षार या प्रबल अक्षार जब ये आपस में मिलते हैं तो जो वहाँ से जो उदासीन विलयन बनेगा वो कैसा होगा, वो अम्लीय होगा, अक्षारीय होगा, वो कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई प्रबल और दुर्बल का मतलब क्या है। प्रबल अगर अम्ल की बात आ जाती है, प्रबल अगर अम्ल की बात आ जाती है तो प्रबल अम्ल पीछे पड़ा था कि भाई जो अम्ल H+ आयन जल में घोलने पर, जब उनको जल में घोला जाता है तो H+ आयन की मात्रा ज्यादा देंगे वो प्रबल अम्ल, और जो कम देंगे वो हमारे दुर्बल अम्ल। ऐसे ही प्रबल अक्षार में जो हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा देंगे वो तो हमारे प्रबल अक्षार हैं, और जो हाइड्रोक्साइड आयन कम देंगे वो हमारे दुर्बल अक्षार हैं। ठीक है, अब बारी आती है कि भाई जब इनको आपस में मिलाया जाता है तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा। तो देखिए, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है, छोटी सी बात आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले चलते हैं, जब प्रबल अम्ल दुर्बल अक्षार के साथ में अभिक्रिया करेगा तो वहाँ से अम्लीय लवण मिलता है। देखिए, लवण और जल ये दोनों चीजें तो अम्ल और अक्षार जब करेंगे अभिक्रिया आपस में तो मिलने ही मिलने हैं। अब बात आती है कि भाई वो अम्लीय है, अक्षारीय है या फिर उदासीन, वो कैसा है। तो जो आपको ध्यान रखना है कि भाई जब भी कोई अम्ल अगर वो प्रबल है, यानी कि प्रबल अम्ल जब किसके साथ में, दुर्बल अक्षार, इनके साथ में जब अभिक्रिया करते हैं तो हमें जो लवण मिला है वो कैसा मिलेगा, अम्लीय। ठीक है ना, लवण कैसा है, अम्लीय है। अम्लीय कैसा, ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जिस चीज की मात्रा ज्यादा है, मतलब जो अम्ल H+ आयन यहाँ पे ज्यादा पैदा होंगे तो जो विलयन बनेगा, जो लवणीय विलयन बनेगा वो कैसा बन जाएगा, अम्लीय। ऐसे ही जब ये प्रबल अक्षार हो जाएगा, ठीक है ना, तो प्रबल अक्षार क्या देगा, ज्यादा OH- आयन ज्यादा देगा, और जो लवण बनेंगे वो कैसे हो जाएंगे, अक्षारीय हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब दोनों प्रबल हैं या फिर दोनों दुर्बल हैं तो वहाँ से जो लवण है वो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल उदासीन हो जाएगा, और साथ में जल तो सबके अंदर बने ही बनेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इससे आगे हम चलते हैं,
अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड का मतलब है जब भी किसी धातु के साथ में धातु प्लस जब भी ऑक्सीजन अभिक्रिया करते हैं आपस में, तो वहां से हमें क्या मिलता है, धात्विक ऑक्साइड। ठीक है ना, धातु ऑक्साइड मिलती है। तो धात्विक ऑक्साइड जब किसी भी जल के साथ में, मतलब जल के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है, तो वहां से भी हमें क्या मिलेगा, लवण और जल ही मिलते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड के रूप में कॉपर ऑक्साइड ले लिया और ये हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया। तो वहां से हमने कॉपर किसके साथ में पॉजिटिव चार्ज है, ये क्लोरीन नेगेटिव है, तो CuCl2 बन जाएगा। 2 कहाँ से आया, बैलेंस करने के बाद में, और साथ में हमें जल मिलेगा। ठीक है, एक चीज और याद रखनी है, धात्विक ऑक्साइड की जो प्रवृत्ति है वो हमेशा कैसी होती है, अक्षारीय होती है, क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके क्या क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। धात्विक ऑक्साइड का अगर एग्जाम्पल ले तो कॉपर ऑक्साइड हो सकता है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हो सकता है। ठीक है, इससे आगे हम करते हैं। बारी आती है जब अधात्विक ऑक्साइड जब भी अक्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे तो वहां से हमें क्या मिलेगा। तो अधात्विक ऑक्साइड के यहाँ पे देखिए, अधात्विक ऑक्साइड का मतलब है कोई अधातु के जब ऑक्साइड बनते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कार्बन है, अधातु होती है, ऑक्सीजन उसके साथ अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाए हैं, और अक्षार यहाँ पे ले रखा है CaOH2। तो अभिक्रिया जब करेंगे तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, और साथ में हमें क्या मिला है, जल मिला है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, हमारा लवण होता है और ये जल। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें क्या मिला है, लवण और जल ही मिला है। और ये चीज ध्यान रखनी है, अधात्विक ऑक्साइडों की जो प्रवृत्ति है वो कैसी हो गई, अम्लीय होती है, और इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ये तो आपको पता ही है कि भाई जो अम्लीय माध्यम होता है उनके अंदर से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, तो याद रखना है धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है, अक्षारीय होती है, जबकि अधात्विक की कैसी होती है, अम्लीय होती है। ठीक है, तो आपको अगर समझ में आ रहा है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आगे चलते हैं हम, जलीय विलयन में जब अम्ल और अक्षारक जब डाले जाते हैं तो वहां से हमें क्या मिलेगा। तो देखिए, जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना, कहते हैं, गलती दे रखे हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना, जब भी किसी अम्ल को जल के अंदर डाला जाएगा तो वहां से हमें क्या, H+ आयन मिलते हैं। और जो H+ आयन है वो किसके रूप में पाए जाते हैं, हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। जो H+3H3O+ है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल ले लिया हमने, कोई अम्ल है HCl, इसको जल के अंदर डाल दिया तो वहां से हमें क्या मिल गया, हाइड्रोनियम आयन और साथ में क्लोरीन। ठीक है, ऐसे ही बारी आती है जल की उपस्थिति में जब अक्षार, मतलब जल की उपस्थिति में अक्षार जब डाले जाते हैं तो वहां से हमें क्या मिलता है। तो जब भी किसी अक्षार को जल में डालेंगे तो वहां से हमें क्या मिलेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल ले लिया हमें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने जल में डाल दिया तो हमें क्या मिल गया, हाइड्रोक्साइड आयन मिलते हैं ज्यादा मात्रा में, और यहाँ से मैग्नीशियम। और ये डिपेंड करता है कि भी जो हमने अक्षार डाला है वो प्रबल है या फिर दुर्बल है, वो डिपेंड करेगा अम्ल उसके ऊपर। और जितना जो प्रबल होगा वो क्या देगा, ज्यादा मात्रा में OH- या फिर H3O+ ये देगा। ऐसे ही जो कम दुर्बल होगा वो कम मात्रा में देगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब बारी आती है, बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आ गई है कि भाई सभी अक्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। आप देखिए, पहले इससे पहले एक लाइन पढ़िए, सभी अक्षार अक्षारक होते हैं परंतु सभी अक्षारक अक्षार नहीं होते। मतलब क्या हुआ कि भाई जो भी हम यूज करते हैं, अगर वो प्रबल है, जल में बिल्कुल अच्छी तरह से घुल जाता है तो वो अक्षार बन जाता है। मतलब अक्षार से अक्षारक बनते हैं, न कि अक्षार से अक्षारक से। ठीक है, मतलब अक्षार से अक्षारक से, लिख के बता देता हूँ, अक्षारक से हमारे क्या बनते हैं, अक्षार बनते हैं, न कि अक्षार से कोई भी अक्षारक बनता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जो अक्षारक जल में अच्छी तरह से घुल जाएगा या थोड़ा बहुत घुल जाएगा तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, अक्षार मिल जाएगा। लेकिन अक्षार के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि वो अक्षारक है भी, मतलब सभी अक्षारक अक्षार नहीं होते, सभी अक्षारक अक्षार नहीं होते, लेकिन सभी अक्षार
अक्षारक होते हैं। मतलब क्या हुआ, दोबारा देख लीजिए कि भाई सभी अक्षारक अक्षार नहीं होते। जरूरी नहीं है कि भी सारे के सारे जितने भी अक्षारक है वो जल में घुल जाएं, ठीक है ना। तो वो जितने भी घुल जाते हैं वे सारे क्या बनाएंगे, अक्षार बनाएंगे। जबकि अक्षार तो हमें पहले से किससे मिले हैं, अक्षारकों से मिले हैं, ठीक है, इसलिए ये बात कही गई है। तो सभी अक्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जो जल में घुल जाता है उससे हमें अक्षार मिल जाएंगे, जो नहीं घुलेगा उससे हमें नहीं भी मिल सकते हैं, या फिर थोड़ी बहुत मात्रा में मिल सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज आती है कि भाई हम कई बार क्या होता है, लैब के अंदर जाते हैं तो वहां से हम कोई भी जो अम्ल है उसको हमें क्या है, जल के अंदर मिलाना चाहिए, न कि कोई भी सीधा जल है उसको हमें अम्ल में मिलाना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर जब हम अम्ल को जल के अंदर डालते हैं तो क्या है कि भाई हमें कोई भी खतरा नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जब भी ये अभिक्रिया करवाई जाती है, अम्ल प्लस में जल मिलाए जाते हैं, तो जो अभिक्रिया होती है वो बहुत ही ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है उसमें से बहुत सारी ऊष्मा बाहर निकलती है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा क्या है, अम्ल को जल के अंदर थोड़ा थोड़ा करके मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल के अंदर, ताकि हम बिल्कुल सेफ रह सके, ठीक है। इसके बाद बारी आती है कि भी सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है, ठीक है ना। दो वर्ड आते हैं, एक सांद्र होता है और एक तनु होता है। सांद्र के अंदर क्या होता है, हमारे पास में अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि तनु के अंदर जो अम्ल की मात्रा क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो जब भी ज्यादा अम्ल के अंदर जल मिलाएंगे तो क्या है, मिश्रण वो है बिल्कुल गर्म होकर बाहर आ सकता है, या फिर जो बीकर है कांच का वो बिल्कुल टूट भी सकता है, क्योंकि पहले ही पढ़ा था कि भाई जो अभिक्रिया है वो बहुत ही ज्यादा ऊष्माक्षेपी होती है, ठीक है। तो ये आज हमने सीखा है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है जो जो हमने किया है। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।